easy explanation. ओके बेटा, ओके ओके, चलिए देखते हैं। मुगल अंपायर, अब मुगल साम्राज्य की बात होगी इस लेसन में। मुगल साम्राज्य के बारे में हम इस लेसन में जान पाएंगे। चलिए देखते हैं। स्क्रीन छोटी अगर है तो थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है, आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा विजिबिलिटी रहेगी। ओके, चलिए ध्यान दीजिए। Yes. रूलिंग एज लार्ज अ टेरिटरी एज द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट को क्या कहा गया है? एक बड़ा क्षेत्र कहा गया है ना। रूलिंग एज लार्ज अ टेरिटरी एज द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट कोई छोटा क्षेत्र नहीं है। सर टेरिटरी मतलब शासक होता है। टेरिटरी का मतलब कोई भी एक क्षेत्र है, कोई एक प्रदेश, ठीक है। और एक्सप्लेनेशन के समय में ज़्यादा आप लोगों को नहीं, बीच में इंटरप्ट नहीं करना है। Good morning, टाइम sir. ज़्यादा लग जाता है। अपने यहाँ पर 7 यूनियन टेरिटरीज है। हाँ, टेरिटरी का मतलब ऐसा सर, मतलब क्षेत्र जिस पर सर, मतलब सीधे सीधे ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट का शासन होता है। टेरिटरी का मतलब क्षेत्र समझ सर, लीजिए मतलब ना। बड़ा क्षेत्र है जिस पे मतलब शासन करना बहुत कठिन है। ठीक है, क्षेत्र के बोलते हैं टेरिटरी को। रूलिंग एज लार्ज टेरिटरी एज द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट को बहुत बड़ा माना गया है, क्योंकि है भी। अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो इसमें इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सारा का सारा क्षेत्र इसमें आता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। क्योंकि जिस समय मुगलों का शासन था उस समय ना तो ये ना तो अफगानिस्तान के रूप सर, ये में अलग मुगल देश क्या था, ना मॉमडन पाकिस्तान थे? के रूप में अलग देश था, ना बांग्लादेश के रूप में अलग देश था। ये सब कुछ इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। इस पूरा का पूरा सब भारत था, ठीक है। क्या मॉमडन्स हैं? सब कॉन्टिनेंट विद सच सर, डाइवर्सिटी। मुगल्स क्या मॉमडन्स हैं? जी बेटा, सर, मुगल्स क्या मॉमडन्स हैं? मुगल्स को मोहम्मडन्स कहना कोई मतलब नहीं बनता है। अभी मुगल को केवल हम मुगल है समझे तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, मुस्लिम शासकों थे, है ना, ये बात एकदम सही है। बट अभी मुगल को मुगल ही कहना ज़्यादा अच्छा। उसको हिंदू मुस्लिम का नाम देना कोई उसका मतलब मीनिंग नहीं निकलता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। विथ सच ए डाइवर्सिटी ऑफ पीपल, इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आप सबको पता है कि अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, सबकी कल्चर अलग है। एंड एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टास्क फॉर एनी रूलर टू अकॉम्प्लिश इन द मिडल एज। तो मध्यकाल में इतने बड़े क्षेत्र पर जहाँ पर अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, यहाँ की कल्चर अलग अलग है, ऐसे लोगों पर किसी की राजा के द्वारा शासन करना ये आसान काम नहीं था, ये बहुत ही कठिन काम था, ठीक है। इतना समझ में आ गया? यस सर। क्वाइट इन कंट्रास्ट टू देयर प्रेडेसेसर्स। प्रेडेसेसर्स का मतलब होता है बेटा इन राजाओं के पहले जिन्होंने यहाँ पर राज किया था, जिन्होंने यहाँ पर शासन किया था। तो हम कह सकते हैं ना, दिल्ली सल्तनत की बात कर सकते हैं। दिल्ली सल्तनत के जो राजा थे उन्होंने यहाँ पर शासन जरूर किया था, लेकिन जब मुगलों का शासन शुरू हुआ तो मुगलों ने कुछ अलग काम किया। क्वाइट इन कंट्रास्ट टू देयर प्रेडेसेसर्स। प्रेडेसेसर्स का मतलब मुगलों से पहले जिन लोगों का शासन था उससे अलग। कंट्रास्ट का मतलब होता है एकदम अलग, है ना। क्वाइट इन कंट्रास्ट टू देयर मुगल्स, द प्रेडेसेसर्स, द मुगल्स क्रिएटेड एन एम्पायर। मुगलों से पहले यहाँ पर किसी प्रकार का बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित नहीं हुआ था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, लेकिन मुगलों ने ऐसा करने में सफलता प्राप्त की। क्रिएटेड एन एम्पायर एंड अकॉम्प्लिश्ड, और इसको पूरा किया, इस साम्राज्य को स्थापित करने में सफलता प्राप्त की। व्हाट हैड अपना साम्राज्य स्थापित करके चलाया था। जी चलाया था, लेकिन इससे पहले इतना बड़ा साम्राज्य इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में किसी ने भी अपना स्थापित नहीं कर पाया था। जब ये लोग फर्स्ट से जिनने आकर स्थापित कर अपना राज्य चलाया था। जी आगे चलेंगे। सर प्रेडेसर लिखा, प्रेडेसर का मतलब मैंने बता दिया बेटा। मुगलों से पहले जिन लोगों का यहाँ पर शासन था हम इसकी बात कर रहे हैं, उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया था, लेकिन मुगलों ने आकर के यहाँ पर एक बड़ा सा साम्राज्य स्थापित किया। What had hitherto seemed possible for only short period of time। अभी आप सब लोगों ने पढ़ा है
मुगल दिल्ली सल्तनत के बारे में हमने उसमें आप सबको बताया है कि आप देखते थे कि दिल्ली सल्तनत के राजा किसी भी क्षेत्र पर शासन जब करते थे, जब वहाँ से वापस जाते थे दिल्ली, तो वहाँ का शासन फिर से उनके हाथ से निकल जाता था। ये चीज़ आपने पढ़ा है ना? यस सर, और फिर वो अपने मन की करने लगते थे। हाँ, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। मुगलों के समय में ऐसा नहीं है। What had hitherto seemed possible for only short period of time, जो अब तक थोड़े समय के लिए शासन हो पाता था, जो कि केवल थोड़े समय के लिए अब तक संभव हो पाता था, उसको बदल करके मुगलों ने एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की, जहाँ पर उनका सब जगह पर एक साथ शासन चलता था। कोई भी उनके अगेंस्ट, कोई भी उनके खिलाफ नहीं जा सकता था। आगे चलेंगे। फ्रॉम द लेटर हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी, 16th सेंचुरी का मतलब 1500 के बाद, ठीक है। लेटर हाफ का मतलब हम कह सकते हैं कि 1550 के बाद, लेटर हाफ मतलब बाद का हिस्सा, जो आधा शताब्दी बीत गया 16th सेंचुरी का, उसके बाद का हिस्सा है ना। फ्रॉम द लेटर हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी दे एक्सपेंडेड देयर किंगडम फ्रॉम आगरा टू दिल्ली। अगर हम 1550 के बाद की बात करें तो उनका शासन आगरा और दिल्ली तक उनका शासन का विस्तार हो गया, ठीक है। दे एक्सपेंडेड देयर किंगडम फ्रॉम आगरा एंड दिल्ली, ठीक है। सर मतलब जो उन्होंने 16th सेंचुरी है सर, उसमें मतलब उन्होंने अपना दिल्ली और आगरा में सर मतलब बनाना शुरू करा, और सर फिर 17th सेंचुरी सर उन्होंने मतलब पूरा करके उस पर अधिकार कर लिया। जी, अंटिल द 17th सेंचुरी दे कंट्रोल्ड नियरली ऑल द सबकॉन्टिनेंट। 17वीं शताब्दी बीतते बीतते तक उन्होंने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर उन्होंने नियंत्रण स्थापित कर लिया, पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया, सब जगह पर उनका शासन हो गया। दे इम्पोज्ड स्ट्रक्चर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है जो प्रशासन है, प्रशासन की ऐसे ऐसे नियम, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर उन्होंने बना दिए, ऐसे ऐसे नियम बना दिए। एंड आइडियाज ऑफ गवर्नेंस, और शासन करने का ऐसा उन्होंने विचार दिया, इस तरह से उन्होंने शासन किया, जिस शासन के जो तरीके हैं, जब उनका शासन समाप्त हो गया उसके बाद भी उन रूल्स को पालन करने वाले राजा उसको पालन करते थे। कहने का मतलब ये है कि मुगलों ने एक ऐसा शासन स्थापित किया जिनके तरीके को बाद के राजाओं ने भी फॉलो किया। बात समझ में आ रही इतनी? जब मुगलों का शासन समाप्त हो गया उसके बाद भी जो राजा यहाँ पर शासन करने के लिए आए, उन्होंने भी मुगलों की परंपरा का पालन किया, उनके नियम को फॉलो किया। इतना ग्रेट, इतना अच्छा उन्होंने शासन चलाया। लीविंग अ पॉलिटिकल लेगेसी दैट सक्सीडिंग रूलर्स ऑफ सबकॉन्टिनेंट कुड नॉट इग्नोर। और उन्होंने एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था को उत्तराधिकार के रूप में, विरासत के रूप में वो छोड़ करके चले गए, जिसको बाद के जो शासक हुए इस सब कॉन्टिनेंट में कुड नॉट इग्नोर, उसकी उन्होंने अवहेलना नहीं कर पाए, उसको छोड़ नहीं पाए, उसको तिरस्कृत नहीं कर पाए, उसको इग्नोर नहीं कर सके, उसका उन्होंने पालन किया। बात समझ में आ रही है? टुडे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एड्रेसेस द नेशन। आज भी हम देखते हैं कि जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, जब वो देश को 15 अगस्त के दिन संबोधित करते हैं, अपना वक्तव्य देते हैं, अपना भाषण देते हैं, तो कहाँ से देते हैं? रेड फोर्ट दिल्ली, जो लाल किला है दिल्ली का, उसकी प्राचीर से, वहीं से खड़े होकर के वो भाषण देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मुगलों के द्वारा बनाई हुई जो परंपरा है, जब मुगलों का यहाँ शासन था तो राजधानी के रूप में दिल्ली हुआ करती थी, और दिल्ली में लाल किला उनका सेंटर हुआ करता था। आज भी हर 15 अगस्त को वहीं पर जो फ्लैग रहता है उसको झंडा को फहराया जाता है। आज भी उस लाल किले को राजा के द्वारा कुछ अगर कहा जाता है तो वहीं से बोला जाता है। इसका मतलब हमारी डिग्निटी को, हमारे गौरव को, हमारे महान इतिहास को वो अपने को प्रेजेंट करता है लाल किला, जहाँ से प्रधानमंत्री भी अपना भाषण देते हैं। यानी प्रधानमंत्री भी अपने ऑफिस से या संसद भवन से भाषण नहीं देते हैं, वो सीधे लाल किले पर आते हैं और वहाँ से वो भाषण देते हैं, पूरे देश को संबोधित करते हैं। इसका मतलब लाल किला हमारे लिए स्वाभिमान की चीज़ है, हमारे लिए गौरव की चीज़ है। सर ठीक है, ठीक है। पास्ट मतलब अतीत होता है क्या? जी बेटा। न्यूज
सर पास्ट मतलब क्या होता है? अतीत? पास्ट का मतलब बेटा अतीत होता है, बेटी सिंपल। पास्ट का मतलब अतीत होता है। ठीक है, आगे चलेंगे। देखिए ये लाल किले का चित्र है आपके बुक में, और हाँ स्क्रीन पर भी आपको दिखाई दे रहा है। यस सर। ये लाल किले का चित्र है। ठीक है, बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। कभी दिल्ली आप जाएंगे तो आपको घूमने का मौका मिल सकता है, आप देख सकते हैं इसको। चलिए आगे चलते हैं। ये जो सामने आपको गाड़ियाँ दिख रही हैं, जो भीड़ भाड़ दिख रहा है ना, ये लाल किले के बाहर का दृश्य है, जहाँ से खड़े होकर के कोई भी प्रधानमंत्री जो भारत का होता है वो भाषण देता है 15 अगस्त के दिन। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं बेटा। इस पेज पर और तो कुछ नहीं है बताने के लिए, देखते हैं। ओके, इस पेज पर और कुछ नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। चलिए नेक्स्ट पेज पर पहुंचते हैं। हाँ, हु वर द मुगल्स? मुगल कौन थे? अगर हम इसकी बात करते हैं तो द मुगल्स वर डिसेंडेंट्स अप टू ग्रेट लीनिएज ऑफ रूलर्स। देखिए मुगल कौन थे, तो इसमें अगर बात करते हैं तो दो ऐसे वंशज, दो ऐसे राजाओं के खानदान का जो ब्लड है वो कहीं न कहीं मिला हुआ था मुगलों में। ठीक है, यानी मतलब सर उनके वंशज थे वो? हाँ, उनके जो वंशज थे वो दो अलग अलग महान वंश के लोगों का मिलन था। मिलन कैसे था? जैसे उनकी मम्मी जो अगर मुगल की बात करते हैं, जो पहला मुगल शासक बाबर है, तो अगर बाबर की माता की बात करते हैं तो वो किसी और बड़े राजा के खानदान से बिलोंग करती थी। अगर उनके पिता की बात करते हैं तो पिता किसी अलग राजा के खानदान से बिलोंग करता था। ठीक है, दोनों ने शादी की थी। उसके बाद बाबर का जन्म हुआ, इसलिए हम यहाँ पर कह रहे हैं कि दो महान जो शासकों का वंश है उनके ये डिसेंडेंट थे मुगल किसी एक महान वंश के डिसेंडेंट नहीं है, बल्कि दो महान शासकों के वंश से ये बिलोंग करते हैं। मुगल वर डिसेंडेंट्स ऑफ टू ग्रेट लिनिएज ऑफ रूलर्स फ्रॉम देयर मदर साइड। अगर उनकी मम्मी की तरफ से बात करते हैं कि मम्मी उनकी माँ किस परंपरा से बिलोंग करती थी, किस राजाओं के खानदान से बिलोंग करती थी, तो दे वर डिसेंडेंट्स ऑफ चंगेज खान। चंगेज खान एक बहुत आक्रमणकारी, बहुत ही विध्वंसक कह सकते हैं राजा था, शासक था, जिसने भारत पर कई बार हमले किया था। आपने उसमें पढ़ा था अभी जब दिल्ली सल्तनत में आपने पढ़ा था कि बलबन के समय में, अलाउद्दीन खिलजी के समय में चंगेज खान का आक्रमण दिल्ली पर हुआ था। ठीक है, तो हाँ, तो इसी खानदान से बाबर की माता से, इसी खानदान से बाबर की माता बिलोंग करती थी। सर उसका नाम क्या था आपने बताया? सर उसका नाम क्या था? चंगेज खान। बताया था अभी बीच में बात नहीं करेंगे, मतलब वो फ्लैग को नीचे कर दिया था। हाँ बेटा, बीच में बात नहीं करेंगे, थोड़ा सा आप लोग इसको ब्रिटिश राज द्वारा हटाया गया। ये तो बात की बात है, अभी हम मुगल के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी हटाया गया हो तो बहुत बात की बात है, अभी शुरुआत हो रही है, बारे में पढ़ाइए। जल्दी आगे बढ़ेंगे। चंगेज खान के वंश से उनकी माता बिलोंग करती थी। द मंगोल रूलर हु रूल्ड ओवर पार्ट्स ऑफ चाइना एंड सेंट्रल एशिया। ये ऐसा मंगोल शासक था चंगेज खान जिसने चाइना के ऊपर शासन अपना स्थापित किया था, और मध्य एशिया यानी मध्य एशिया और चाइना पर जिसका शासन कभी रहता था। फ्रॉम देयर फादर साइड, अगर उसके पिता की बात करते हैं, बाबर के पिता की बात करते हैं, वो किस खानदान से बिलोंग करते थे? फादर साइड दे वर द सक्सेसर ऑफ तैमूर। वो किनके वंशज थे? तैमूर के वंशज थे। तैमूर की मृत्यु हुई थी 1404 में। द रूलर ऑफ ईरान, और ये कहाँ शासन करता था तैमूर? ईरान में शासन करता था, इराक में शासन उसने किया था। और मॉडर्न डे टर्की जो आधुनिक समय का जो टर्की है, टर्की जिस देश की बात हम करते हैं, इन सब देशों पर तैमूर का शासन किसी समय हुआ करता था। तो उस तैमूर के खानदान से उसके पिता आते थे, और चंगेज खान जो कि चाइना और मध्य एशिया पर जिसने कभी शासन किया था, सर वो उसमें तो तैमूर होना चाहिए ना? तैमूर बेटा, इंग्लिश में कई बार चीज़ें कैसे लिखी जाती है उसको हिंदी में अलग तरीके से पढ़ते हैं। आप इसको तिमूर भी पढ़ सकते हैं, बट हमने जो पढ़ा है वो तैमूर पढ़ा है। ठीक है, अभी आप लोगों को ठीक से पता होगा सैफ अली खान जो हीरो है अपने बॉलीवुड इंडस्ट्री का,
उसने अपने बेटे का नाम क्या रखा है? तिमूर नहीं रखा है, तैमूर रखा है। समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, अगर आप में से किस बच्चे को पता है कि सैफ अली खान ने अपने बेटे का नाम क्या रखा है? तैमूर। तैमूर। ये वही तैमूर, तैमूर। ये वही तैमूर है, अलग नहीं है, ये वही तैमूर है। ठीक है, वही तैमूर का मतलब नाम वही है वही तैमूर बोलने का मतलब है नाम वही है। ठीक है, ये नाम कहीं ना कहीं वहां से आया है, ये कोई नया नाम नहीं है। सैफ अली खान के सर, सैफ अली खान के दादा जी थे ना, और राणे सर, उनका राज है ना बहुत पहले, जब अपना देश आजाद नहीं हुआ था ना, पहले उनका राज है ना अपने एक यस सर, भोपाल में था। ओके, एक हाँ खेड़ी बिल्कुल। साइड। देखिए, पुराने समय की बात करते हैं तो बिल्कुल सब जगह पर तो मुगलों का ही शासन था ना। आगे चलते हैं बेटा, अब उस सब बातों में नहीं पढ़ते हैं। हाउएवर द मुगल डिड नॉट लाइक टू बी कॉल्ड मुगल और मंगोल। देखिए, ये सब बातें तो ठीक हैं, लेकिन जो मुगल शासक थे, जो मुगल राजा हुआ करते थे, अपने को कभी भी मुगल या मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे। उसका क्या कारण है? उनका संबंध तो मंगोल से ही है, मुगल से ही है, लेकिन अपने को मुगल या मंगोल कहलाना वो पसंद क्यों नहीं करते थे? अब ध्यान दीजिए, क्यों पसंद नहीं करते थे? दिस वॉज बिकॉज चंगेज खान्स मेमोरी वॉज एसोसिएटेड विद द मैसेक्योर ऑफ इननंबरेबल पीपल। आप देखिए, चंगेज खान की जो यादें हैं मुगलों के लिए, इसका मतलब मुगलों के ये वंशज तो जरूर हैं, लेकिन कहीं न कहीं जहाँ से मुगलों के जो हम कह सकते हैं कि पितामह या बाबर के पिता जहाँ से बिलोंग करते थे, किसी समय सर बाबर के पिता का नाम उमर शेख। हाँ, उमर शेख मिर्जा था। ये सब हम आगे पढ़ेंगे। तो चंगेज खान ने उस क्षेत्र पर जहाँ से उनके पिताजी बिलोंग करते थे, किसी समय चंगेज खान ने वहाँ पर आक्रमण किया था और लाखों की संख्या में लोगों को उसने मार डाला था। इसलिए चूँकि चंगेज खान के ख़ानदान से उसकी माता आई थी, इसके बावजूद भी अपने को मंगोल कहलाना वो पसंद नहीं करते थे, क्योंकि मंगोल बोलते ही उनके समझ में आता था, हाँ वही चंगेज खान जिसने हमारे क्षेत्र में आकर के लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। वो बात अलग है कि जब चंगेज खान, जब बाबर की माता या बाबर के पिता के बीच शादी हुई होगी, वो स्थिति अलग थी। लेकिन उससे पहले अगर बात करते हैं तो उसी बाबर के माता के ख़ानदान से जो व्यक्ति आता था, उसका नाम चंगेज खान है, उसने उस क्षेत्र में आकर के कत्ले आम मचाया था और लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। इट वॉज आल्सो लिंक्ड विद द उज्बेक्स, देयर मंगोल कम्पिटिटर्स। ठीक यही बात उज्बेक के बारे में भी लागू होती है। उज्बेक का मतलब जहाँ से उनके पिता आते थे, ठीक है, पिता भी जिस खानदान से बिलोंग करते थे, वो भी मंगोल की एक ब्रांच थी, उज्बेक्स। तो कहीं ना कहीं दोनों ही जो खानदान है इन शासकों की, वो मंगोल थी, और उन्होंने उस क्षेत्र में जहाँ से इनके पिताजी आए थे, उस क्षेत्र में उन्होंने ढेरों कत्लेआम मचाया था, लोगों को मार डाला था। इसलिए अपने को मंगोल कहलाना वो पसंद नहीं करते थे। ऑन द अदर हैंड द मुगल्स वर, सर उनके पिता ने किस पर किया था? बेटा पिता ने नहीं किया था। देखिए, पिता और माता तो ये तो बहुत बात की चीज़ है। जो उनके खानदान में और पहले जन्म लिए थे, जो राजा हुए थे उनके खानदान में, उन्होंने उस क्षेत्र में मतलब जो उमर शेख थे, उनके पापा और उनके दादा, ये सब। चलिए सिंपल भाषा में आपको बता देता हूँ बेटा। मान लीजिए बाबर का जन्म जहाँ भी हुआ था, उज्बेकिस्तान में उसका जन्म हुआ था, ये आपको पता है। उज्बेकिस्तान का उज्बेकिस्तान, यस जी, उज्बेकिस्तान में उसका जन्म हुआ था। लेकिन कोई ऐसा समय था जब बाबर के माता पिता के जो पूर्वज थे, बाबर के माता पिता दोनों के जो पूर्वज थे, चंगेज खान, ठीक, और तैमूर, ये उस क्षेत्र में जहाँ पर उन्होंने जन्म लिया था, कोई ऐसा समय था जिस समय वो वहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में लोगों का उन्होंने कत्ल किया था, कत्लेआम मचाया था, लाखों लोगों का उन्होंने नरसंहार कर दिया था अपने शासन को स्थापित करने के लिए। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो माता पिता तो बहुत बाद की चीज़ है ना। माता पिता तो बाद में आए, बाद में उनकी शादी हुई,
बाद में उन्होंने यहाँ इस क्षेत्र में आके शासन किया। लेकिन अगर जब उनका इतिहास देखते हैं तो ये पता चलता है कि उनके माता पिता के जो खानदान के लोग थे, चंगेज खान तैमूर, उन्होंने उस क्षेत्र में आकर के, जहाँ के वो इस समय राजा हो गए थे, उस क्षेत्र में आकर के लाखों लोगों को उन्होंने मार डाला था। इसलिए अपने को मंगोल कहलाना वो पसंद नहीं करते थे। ठीक है, उनका सर मुझे थोड़ी ना पता था कि यहाँ पर आकर जी ये जी करेगा शासन। जी, तो ये कहलाना पसंद नहीं करते थे। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको और समय लगेगा आप लोगों को समझने के लिए। चलिए आगे हमने कहाँ तक पढ़ाया था? फिगर 2 समझा दीजिए सर, ये हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 है। जी बेटा जी, आगे चलेंगे। ऑन द अदर हैंड द मुगल्स वर प्राउड ऑफ देयर टिमुरिड एंसेस्ट्री। अगर मुगलों की बात करते हैं, जो उनके पिताजी हैं, टिमुरिड एंसेस्ट्री, अपने पिता की तरफ से जो उनकी खानदान चली आ रही थी उस पर तो प्राउड फील करते थे, लेकिन खास करके चंगेज खान जो कि उनकी माता के वंश से आते थे, जो कि शुद्ध रूप से मंगोल थे, वो इसीलिए मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे। नॉट लीस्ट ऑफ ऑल, नॉट लीस्ट ऑफ ऑल का मतलब थोड़ा बहुत नहीं सर। जो इसमें उज्बेक लिखा है तो सर मतलब वो मतलब उज्बेकिस्तान में पैदा हुए थे जी। उज्बेक का मतलब सर, ये आप बताया बताइए ठीक से। उज्बेक वो मंगोलों के चंगेज खान के क्या थे, वो भी उनके प्रतिद्वंदी थे, कम्पिटिटर थे। यानी जब कभी उज्बेक और मंगोल के बीच में पहले लड़ाइयाँ हुआ करती थीं तो आपस में एक दूसरे को बड़ी संख्या में उन्होंने मार डाला था। ठीक है, तो ये जो यादें हैं ये मंगोलों को अच्छी नहीं लगती थी। नॉट लिस्ट ऑफ ऑल, ये थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज़्यादा। नॉट लिस्ट ऑफ ऑल का मतलब थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज़्यादा। बिकॉज देयर ग्रेट एंसेस्टर हैड कैप्चर्ड दिल्ली इन 1398। 1398 ये किससे संबंधित है? तो तैमूर से संबंधित है। तैमूर अगर पिता की तरफ से बात करते हैं तो मंगोलों के ये पितामह कह सकते हैं कि इन्हीं के खानदान से कहीं न कहीं मुगलों का जन्म हुआ है। तो इस बात के लिए मुगल प्राउड फील करते थे कि किसी समय 1398 में तैमूर ने दिल्ली पर हमला किया था, दिल्ली पर उन्होंने अधिकार कर लिया था, दिल्ली को कंट्रोल कर लिया था। ठीक है, दिल्ली पर उसने कब्जा कर लिया था। इस बात से मंगोल अपने को बहुत प्राउड फील करते हैं कि हमारे खानदान के, हमारे जो पिता के खानदान से एक शासक हुए जिन्होंने दिल्ली पर 1398 में कब्जा किया था। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ से मंगोलों को प्रेरणा मिली होगी, उनको इंस्पिरेशन मिला होगा कि हमारे खानदान के लोग अगर एक बार दिल्ली गए थे और वहाँ पर उन्होंने कब्जा किया था, वहाँ पर उन्हें अधिकार स्थापित किया था, तो हम भी कर सकते हैं। इस बात से कहीं ना कहीं इनको इंस्पिरेशन, प्रेरणा या इनको ताकत मिली होगी। इसीलिए बाद में चल करके मंगोलों ने दिल्ली पर हमला किया और भारत पर उन्होंने शासन स्थापित किया। दे सेलिब्रेटेड देयर जीनियोलॉजी पिक्चरियली। जीनियोलॉजी का मतलब होता है वंशावली। वंशावली का मतलब क्या होता है? हमारे वंश में कौन लोग हुए, हमारे दादा कौन थे, दादा के दादा कौन थे, उनके दादा कौन थे। ये जो वंशावली होती है इसको फोटो बना करके, चित्र बना करके उसको सबको दिखाते थे और उसको एंजॉय करते थे, सेलिब्रेट करते थे कि हमारी जो खानदान है वो कितनी महान है, हमारे खानदान में कितने बड़े बड़े राजा हुए हैं। उनका चित्र बना करके वो अपने पास रखते थे और लोगों को दिखाते थे कि देखिए हमारा खानदान कितना महान है। ईच रूलर गेटिंग अ पिक्चर मेड ऑफ तैमूर एंड हिमसेल्फ। मुगल वंश में कोई भी राजा बना तो उसने अपने फोटो के साथ, अपने चित्र के साथ तैमूर के चित्र को जरूर बनवाया। क्यों बनवाया? जिससे कि ये पता चले कि देखिए हम तैमूर के खानदान के लोग हैं और जिसने दिल्ली पर 1398 में कब्जा किया था और हम भी इसलिए दिल्ली पर शासन कर रहे हैं, हमारी खानदान बहुत महान है, ये शो करने के लिए। टेक अ लुक एट फिगर 2 विच इज समव्हाट लाइक अ ग्रुप फोटोग्राफ। पिक्चर 2 को बेटा देख सकते हैं आप लोग, फिगर 2 को देख सकते हैं। देखिए ये आपका फोटो है जिसमें यहाँ पर सब कुछ डिटेल में आपको लिखा गया है। द मिनिएचर पेंटिंग डेटेड 1702 1712, तो 1702-1712 के बीच में ये मिनिएचर बनाई गई है जिसमें बीच में तैमूर है। ठीक है, ऑफ तैमूर, हिज डिसेंडेंट्स एंड द मुगल एम्परर। उसके बाद के जो उत्तराधिकारी हैं, तैमूर के बाद में जो राजा बने हैं उनका इसमें फ़ोटो है और मुग़ल सम्राट के इसमें फ़ोटोज़ हैं। ये तो तैमूर है बीच में। ठीक है, क्या है? तैमूर इज इन द सेंटर एंड ऑन हिज राइट इज हिज सन मिरन शाह। राइट का मतलब
इसमें हम देखेंगे तो सर लेफ्ट, मतलब जो तैमूर है वो बीच में है और जो उसका जो बेटा है, उसका जो बेटा है उसके राइट साइड में बैठा हुआ है। देखिए जो दाढ़ी वाला है ना बच्चा, ये उसका बेटा है, ठीक है। बेटा का मतलब उस समय पर नहीं, बाद में जब इस फोटो को क्रिएट किया गया, बनाया गया है, हाँ? तैमूर इज द सेंटर एंड ऑन हिज राइट इज हिज सन मीरन शाह एंड फर्स्ट मुगल, द फर्स्ट मुगल दोनों लेफ्ट और राइट एम्परर साइड राज्य करते हैं। बाबर्स ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का मतलब दादा परदादा, बहुत जो पिछली जो उनकी वंशावली है उसमें उसका नाम है मीरन शाह, ठीक है। तो मीरन शाह बाबर का दादा का भी दादा, दादा का भी दादा है ये, ठीक है। मीरन शाह ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, ठीक है। एंड देन अबू सैद बाबर्स ग्रैंडफादर, उसके बगल में अबू सैद बैठा हुआ है, जिसको हम दादा क्या है, द बाबर्स ग्रैंड, बाबर की जो दादा है वो हैं अबू सैद, वो यहाँ बैठे हुए हैं उसके बगल में, ठीक है। द लेफ्ट, टू द लेफ्ट ऑफ तैमूर, अगर लेफ्ट की बात करते हैं, सुल्तान मोहम्मद मिर्ज़ा बाबर्स ग्रेट ग्रैंडफादर, ये मोहम्मद मिर्ज़ा है यस जो कि बाबर के ग्रेट ग्रैंडफादर हैं। एंड उमर शेख जो बाबर के पिता हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं राइट में, उसके लेफ्ट साइड में दूसरे नंबर पे वो बैठे हुए हैं उसके पिताजी। द मुगल एम्परर बाबर, और मुगल एम्परर बाबर की पगड़ी कैसी है, कौन स्टूडेंट मुझे बताएगा? बाबर, बाबर की जो पगड़ी है, सिर पे जो बंधा हुआ है पगड़ी, उसका कलर कैसा है? सर वाइट। वेरी गुड वेरी गुड, हाँ वाइट कलर की जो टोपी है ये पहना हुआ है पगड़ी, सर वाइट ही है जी बिल्कुल, ये बाबर है, ठीक है। और बाबर के बाद कौन है? अकबर एंड शाहजहां आर द थर्ड। देखिए इसके बगल में अकबर बैठा हुआ है, अकबर के बगल में शाहजहां बैठा हुआ है, जिसने दिल्ली के लाल किले और आगरा के ताजमहल का जिसने निर्माण करवाया वो शाहजहां यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है। अगर उस लाइन में बात करते हैं, शाहजहां आर द थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ इंडिविजुअल्स आर तैमूर्स राइट एंड ऑन हिज लेफ्ट। अगर चौथे और पांचवें राइट और लेफ्ट की बात करते हैं तो वो कौन बैठे हुए हैं? इन द सेम ऑर्डर आर हुमायूं, जहांगीर एंड औरंगजेब। अगर इस राइट साइड की बात करते हैं तो ये हुमायूं बैठा हुआ है, और इसके बाद कौन बैठा हुआ है? हुमायूं के बाद जहांगीर और औरंगजेब। ये हुमायूं है, ये हुमायूं बैठा हुआ है, ये जहांगीर है, और सबसे लास्ट में औरंगजेब बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये वंशावली है जिसको ये बना करके अपने पास ये मिला है कब? अभी ये बनाया ही गया है 1702 में। वो कौन है जिन्होंने कबूतर पकड़ा है? वो कौन है? हाँ, जिन्होंने कबूतर पकड़ा है, कहाँ पर बेटा? ये अच्छा, हाँ 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 ठीक है, ये अकबर है बेटा, अकबर अकबर अकबर, हाँ यहाँ पर अकबर। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं आगे। मुगल मिलिट्री कैंपेन। अगर मुगल मिलिट्री कैंपेन की बात करते हैं, ये किस तरह से सैनिक अभियान चलाते थे, किस तरह से ये लड़ाइयाँ जीतते थे, कैसे लड़ाई के मैदान में जाते थे, इसको यहाँ पर बताया गया है। मैंने किसी बच्चे से पूछा था ना, बाबर द फर्स्ट मुगल एम्परर, किससे पूछा था हमने? सर सुरेंद्र और सर ये आदिति। सुरेंद्र सेन से हमने पूछा था। सुरेंद्र सेन पढ़ करके आए होंगे नहीं? पूछा आपने? सुरेंद्र आज मीटिंग ज्वाइन नहीं किया गया? ओ, तो मीटिंग ही ज्वाइन नहीं किया है सर, वो बहुत कम मीटिंग ज्वाइन करता है। ओ चलिए ठीक है, जब मीटिंग ज्वाइन नहीं किया तो मैं बताता हूँ जो कुछ है। चलिए, बाबर द फर्स्ट मुगल एम्परर 1526 टू 1530, हमने कल बता ही दिया था कि 4 वर्षों का इसका शासन था। सक्सीडेड टू द थ्रोन ऑफ फरगान इन 1494। देखिए सबसे पहले अगर बाबर की बात करते हैं, बाबर सबसे पहले राजा कब बना, तो हम उसका आंसर ये क्या देंगे? 1494 में। लेकिन वो उस समय भारत का राजा नहीं था, भारत तब तक वो आया भी नहीं था, ठीक है। लेकिन वो राजा पहले ही बन चुका था, पहले ही वो राजा के रूप में उसकी प्रसिद्धि हो चुकी थी 1494 में, व्हेन ही वाज ओनली 12 ईयर्स। क्या नेक्स्ट पेज दिख रहा है सर? आपका नेक्स्ट पेज नहीं दिख रहा है, थर्ड पेज ही दिख रहा है इस चैप्टर का। एक मिनट, क्या पूछ रहे हो बेटा आप? सर जो टेबल बनाया है वो नहीं दिख रहा है आपका, जो बेटा टेबल 1 यहाँ पर है, टेबल 1 यहाँ पर है, अभी हम वहाँ पर नहीं पहुँचे हैं, ठीक है।
समझ में आया बेटा? ओके। हाँ, अभी हम टेबल 1 यस पे सर। नहीं पहुंचे। चलिए आगे देखते हैं। सर बाबर इसमें से नारायणी से पूछा था। बाबर 12 साल की उम्र में राजा बन गया था। क्या आप लोग कल्पना कर सकते हैं कि कोई भी बच्चा जो 12 साल का है वो राजा सर बन जाए? 12 साल की उम्र बेटा 12 साल की उम्र में वो राजा बन गया था और आप सभी लोग इस समय 12 साल की उम्र में हैं, में है या कैसे नहीं है? राजा बन सकते? सोचिए, सर सोचिए। हम लोग अभी बच्चे ही हैं। आप सभी लोग यस सर। आप सभी लोग 12 साल की उम्र के आसपास हैं, या तो थोड़े कम होंगे या थोड़े ज़्यादा होंगे। 12 साल के आसपास होंगे, है ना? 11 से 13 के बीच में आप लोगों की उम्र होगी, है ना? 11 साल 12 तो ऐसे साल। कोई भी नहीं होगा, सभी लोग 12-13 सर साल मैं के होंगे। 12 साल। जी, सर 13। तो आप समझ सकते यस हैं, सर मैं आप लोग समझ सकते हैं कि इस उम्र में अगर आप लोगों में से किसी को राजा बना दिया जाए, क्या करोगे? क्या करोगे? क्या काम कर सकते हो? है ना? अच्छा ही काम करेंगे। अच्छा काम करेंगे ना? वेरी गुड। देखिए उस समय के ज़माने में 12 साल के बच्चे को भी राजा बना दिया जाता था। ही वॉज फोर्स टू लीव हिज एंसेस्ट्रल थ्रोन ड्यू टू इन्वेजन ऑफ अनदर मंगोल ग्रुप। अब देखिए यही हुआ है, इसीलिए इसीलिए लोगों की यादें जुड़ी हुई हैं। देखिए यहाँ पर लिखा बेटा उज्बेक। उज्बेक एक ऐसा आक्रमणकारी ग्रुप था, ऐसे शासकों का एक ग्रुप है जो कि मंगोल ग्रुप है, मंगोल की दूसरी शाखा है, ठीक है? जैसे हमने बात किया अभी चंगेज खान की हमने बात किया, इसी तरह से एक दूसरा सर ग्रुप है। उज्बेक के जो आक्रमणकारी शासक थे ना, वो मतलब हिंदुस्तान में आकर बहुत लड़ाई करते थे, तो जिससे जो गद्दी पे बैठा होता था ना, उसको वो छोड़नी पड़ती। लेकिन नहीं, ये भारत की बात नहीं हो रही है, ये भारत की बात नहीं हो रही है। फरगान, जहाँ पर पहली बार बाबर राजा बना था, फरगान में। फरगान हमारे देश का हिस्सा नहीं है, ठीक है? हमारे देश में तो 1526 में आया, उससे पहले 1494 में जब वो फरगान का राजा बना था, वहाँ पर जब वो 12 साल की उम्र में ही राजा बन गया, तो कहीं न कहीं जो राजा होने का जो कौशल होता है, जो उसकी कुशलता होती, जो तरकीब होती, जो स्किल होती है, उसमें कहीं न कहीं उसके अंदर कमी थी। इसलिए उज्बेक राजाओं ने, जो कि मंगोल ग्रुप एक अलग प्रकार का मंगोल ग्रुप है शासकों का, इन्होंने बाबर के ऊपर हमला करके, उस पर आक्रमण करके उसको गद्दी छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया, उसको वहाँ से भगा दिया, बाबर को वहाँ से भगा दिया। आफ्टर ईयर्स ऑफ वंडरिंग, पूरी रीडिंग हो गई थी बेटा सब रीडिंग हो चुकी है, अभी आप एक्सप्लेनिंग समझिए। आफ्टर ईयर्स ऑफ वंडरिंग, सर आप ना और जब 10-20 तक इसकी मीटिंग करवा दीजिए, और जब बाबर करवा दीजिए। को वहाँ से उन्होंने भगा दिया, तो बाबर भटकता रहा, इधर उधर भटकता रहा, और ये सोच रहा था कि आखिर मेरी गद्दी तो चली गई, अब मुझे कुछ क्या करना चाहिए। आफ्टर ईयर्स ऑफ वंडरिंग ही सीज्ड काबुल इन 1504। उसने फिर क्या किया, 1504 में फिर से अपने काबुल पर राज करना शुरू, उसने कब्जा कर लिया। 1504 में, आप समझ सकते हैं। देखिए किसी बच्चे को Yes, राजा sir, बना समझ दिया गया पहले 12 साल की उम्र में, उसको फिर वहाँ से गद्दी से उतार दिया जाता है, आक्रमण करके भगा दिया जाता है, और आगे चल कर के वो घूमते घूमते इधर उधर भटकता रहा और अपने को सोचता रहा क्या करना चाहिए मुझे आगे। आगे चल कर के फिर उसने अपने आप को मजबूत किया, फिर अपने को एक राजा साबित किया उसने, और काबुल पर 1504 में उसने फिर से अधिकार कर लिया, फिर से कब्जा कर लिया। तो ये होती है बात कि अगर आपको कहीं पर एक बार असफलता मिलती है, लेकिन फिर से आप सफल होने के लिए प्रयास करते हैं और फिर वो सफलता प्राप्त करते हैं, इससे पता चलता है कि आपके अंदर कितनी ताकत है, कितनी ऊर्जा है, कितना मेंटली आपके अंदर विल पावर आपकी कितनी मजबूत है। ये हम बाबर से सीख सकते हैं। सबसे अच्छा राजा हम बाबर से इस चीज़ को सीख सकते हैं कि बाबर मेंटली कितना मजबूत था कि एक बार उसको भगा दिया गया वहाँ से, फिर भी उसने हार नहीं माना और उसने फिर से काबुल पर 1504 ईस्वी में कब्जा कर लिया। मतलब तो छोटे में उनसे राज छीना जाता था, वो वही राज को वापस उनके अंडर में ले लेते थे। और आगे चल करके क्या किया बाबर ने, 1526 में उसने सुल्तान, जो दिल्ली का सुल्तान था जिसका नाम इब्राहिम लोदी है, उसको हरा देता है, डिफीट कर देता है, और पानीपत के मैदान में उसको हरा करके दिल्ली और आगरा पर वो कब्जा कर लेता है, यहाँ पर अधिकार स्थापित कर लेता है। ये चीज़ हमने कल सुरेंद्र सेन से पूछा था और सुरेंद्र सेन ने आज मीटिंग ज्वाइन नहीं किया। चलिए टेबल 1 चार्ट सम ऑफ द सर टाइम इज ओवर। टाइम ओवर हो गया।
तो क्या यहीं पर रहने दें? सर ये टाइम टाइम इज ओवर। चलिए अरे ठीक सर है, को तो बोलने को बताइए टाइम ओवर हो गया। चलिए इंग्लिश का सर, एक बार पढ़ते हैं। फिगर 6 बता दीजिए। इसमें क्या जब बेटा? वो 1494 जब वो 1494 सर में फिगर राजा 6 बता दीजिए। क्या बता फिगर दें? 6 देखिए। जब वो 1494 में राजा बन गया था, फिर इसमें 1526 to 1530 क्यों लिखा है? बेटा हमने आपको बताया, अभी आपने सुना होगा, जहाँ पर वो राजा बना था वो भारत का हिस्सा नहीं है, ये हमने आपको पहले बताया। यस सर। ये अफगानिस्तान का कोई हिस्सा है जहाँ पर पहले वो राजा बना। भारत में आकर के वो 1526 में राजा बना है। तो हम तो भारत के इतिहास की बात कर रहे हैं ना इस समय। अभी हम जो पढ़ रहे हैं ना भारत के कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, लेकिन ये बाबर के इतिहास की बात कर रहे हैं, हम बाबर के पास्ट की बात कर रहे हैं। जो फिगर और 5 सर फिगर 5 एंड 6 बता दीजिए ना, आपको पता नहीं। फिगर 5 एंड 6 बता दीजिए बिल्कुल। ना सर। चलिए, मुगल आर्मी अनकम्पेन, मुगलों की आर्मी इस तरह से चलती थी, आगे आगे पैदल सैनिक, पीछे से हाथी सवार, उसके पीछे से घोड़े सवार, इस तरह से उनकी आर्मी चलती थी। फिगर 4 देखेंगे। कैनन्स व एन इम्पोर्टेंट एडिशन। कैनन का मतलब होता है बेटा तोप। तोप समझते हैं आप लोग? सर देखिए ये फिगर इधर देखिए आपके यस सर, टेक्स्ट बुक देखी में। भी है। हाँ, वेरी वेरी गुड। कैनन्स व एन इम्पोर्टेंट एडिशन। अगर युद्ध की बात करते हैं तो मुगलों के समय में तोपों का इस्तेमाल किया जा रहा था, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते थे तोप। और हमारे देश में कितने ही लड़ाइयाँ मुगलों ने अपने तोपों के दम पर जीत लिया था। 16th सेंचुरी, 16वीं शताब्दी में तोपों का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल हुआ करता था। बाबर used them effectively in the first battle of पानीपत। पानीपत के युद्ध में तोपों का बहुत ही कुशलतापूर्वक, बहुत ही प्रभावशाली तरीके से बाबर ने प्रयोग किया था, जिसकी वजह से उसने इब्राहिम लोदी को बड़ी ही आसानी से हरा दिया था। लोग इंग्लिश में कौन सा चैप्टर थोड़ा पढ़ेंगे? शांत हो जाएंगे, थोड़ा शांत होंगे। यस सर, इंग्लिश में सर कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है क्वालिटी। ठीक है, ओके सर। सर वो तो रीड हो गया ना। बता दीजिए। अभी फिगर नंबर 4 के बारे में थोड़ी सी बात बता रहे थे। तो बाबर ने अपने तोपों का बहुत ही प्रभावशाली तरीके से प्रयोग किया था पानीपत के युद्ध में, जब उसने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। और ऐसा कहा जाता है कि इब्राहिम लोदी की सेना में बड़ी संख्या में हाथी थे, और बाबर ने अपनी सेना में जो तोपों को शामिल किया था, तो तोपों से जब गोले निकलते थे उससे इतनी ज़्यादा आवाज़ होती थी, उन आवाज़ को सुन करके इब्राहिम लोदी के जो हाथी थे वो सब पगला गए, और पगला करके उनकी ही सेना के लोगों को उन्होंने अपने पैरों से कुचल करके मार डाला। ऐसा कहा जाता है। बाबर की सेना में जो तोपों की आवाज़ थी, उनकी जो गर्जना थी, उसको सुन करके हाथी पागल हो जाते थे, और वो अपने ही सैनिकों को अपने पैरों से दबा करके मार डाले थे। ये सबसे बड़ा कारण था इब्राहिम लोदी की हार का, सबसे बड़ा कारण ये था। ठीक है। गन पाउडर टेक्नोलॉजी was brought to India for warfare in 14th century। 14वीं शताब्दी में भारत में युद्धों में गोला बारूद, गन पाउडर का मतलब बंदूक में जो गोली लगाई जाती है, जो बुलेट्स लगाई जाती है, उसका इस्तेमाल 14वीं शताब्दी में शुरू हुआ। फायर आर्म्स, जो गोले हैं, बड़े बड़े जो बम होते हैं, अगर उसका इस्तेमाल करने की बात करते हैं, firearms were used for the first time in region such as गुजरात, मालवा एंड डेक्कन। गुजरात में, मालवा में और डेक्कन क्षेत्र में सबसे पहले फायर आर्म्स का प्रयोग किया गया। ठीक है। एंड वाज यूज्ड बाय बाबर इन अर्ली 16th सेंचुरी। तो इन सब चीज़ों का प्रयोग सबसे पहले बाबर ने अपनी सेना में किया। ठीक है, चलिए ठीक है। तो यहाँ पर ही एंड होता है, कल बाकी चीज़ें पढ़ाएंगे आपको। ओके, थैंक यू बेटा।